हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो चल रहा था उसका आज लेक्चर नंबर 3 यानी कि 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास है। तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में क्या सीखेंगे हम। आज की क्लास का पहला टॉपिक है कि मेटरनिक युग जो था वो 1815 से जो मेटरनिक था ना उसका युग बोला जाता है। मेटरनिक जितना दिन तक वहां पर शासन किया तो उसी को मेटरनिक युग बोलते हैं, ठीक है। तो 1815 से 1848 तक था। कल हमने बताया था कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। उसके बाद नेपोलियन को जो विजयी शक्तियां थी जो उसको हराया था वो सब पकड़ कर ले जाकर कहाँ सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद का ये टॉपिक है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि मेटरनिक युग किसे कहते हैं तो 1815 से 1848 तक के युग को क्या कहेंगे? मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहेंगे। इसमें सबसे पहला कहता है कि यूरोप की विजयी शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद, यूरोप की विजय शक्तियां कौन है जिसने मतलब नेपोलियन को हराया यानी कि फ्रांस को हराया, तो उसी को यूरोप की विजय शक्तियां बोलते हैं। विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में, नेपोलियन का पतन यानी कि जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद 1815 में कब हारा? 1815 में। तो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कहाँ है? वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कि वियना सम्मेलन क्या है तो आपको क्या लिखना है कि यूरोप की विजयी शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब इसको समझिए कि यूरोप की विजयी शक्तियां कौन है, तो जो नेपोलियन को हराया था वही है। तो उसके पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या है कि जब नेपोलियन लड़ाई करने गया और देशों से तो वो अपनी मर्जी से गया लड़ाई करने के लिए, उसे कोई चुनौती नहीं दिया था। इसलिए कहा गया जो उसको हराया यूरोप की विजय शक्तियां जैसे रूस हो गया, प्रसा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इसी से तो लड़ा था। तो वो सब निर्णय लिया कि जो हमारा खर्च हुआ है इस लड़ाई में वो सब खर्च हम फ्रांस से लेंगे, क्योंकि फ्रांस स्वयं आकर हमसे लड़ाई किया है, इसीलिए हम फ्रांस से लेंगे। इसीलिए क्या किया गया कि एक कौन सम्मेलन, इसीलिए वियना सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। और अगला देखिए वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर किसे कहते हैं? चांसलर मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री था वो मेटरनिक था, उसी ने करवाया, ठीक है। उसके बाद है कि मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक कैसा शासक था? तो मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं? जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है। समाज में कोई भी परिवर्तन हो यदि उसका कोई विरोध करे तो वही प्रतिक्रियावादी कहलाता है। तो मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना। गणतंत्र यानी कि जो जनता के हाथ में शक्ति है उसका विरोध करना और राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना, यानी कि राजा के बाद राजा का पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसी टाइप से वो वाला राजतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना किसका उद्देश्य था? तो मेटरनिक का उद्देश्य था। मेटरनिक कैसा शासक था? एक प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है उसका नाम है वियना कांग्रेस की उपलब्धियां। वियना कांग्रेस, अभी हम लोगों ने वियना सम्मेलन देखा। वियना सम्मेलन देखा ना कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। तो उसी को वियना कांग्रेस भी कहते हैं। तो उसका कुछ उपलब्धियां है जिसमें पहला है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए, मतलब क्या जो लड़ाई हुआ उसके बाद मेटरनिक वहां का मेन था। मेटरनिक चाहता था कि जब आप नक्शा देखिएगा तो मेटरनिक बीच में है और इतना छोटा है ऑस्ट्रिया और सब पर अधिकार रखना चाहता है। तो मेटरनिक ने क्या किया कि सब पर चाह कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। अब राष्ट्रीयता की भावना क्या होता है? मतलब उसके देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं जगे, इसी को कहते हैं राष्ट्रीयता की भावना। तो सबसे पहला इटली को क्या किया कि अनेक टुकड़ों में बांट दिया। तो इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए, कौन प्रभाव? मतलब मेटरनिक प्रभाव स्थापित रखने के लिए, मेटरनिक का प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, ठीक है। इटली कहाँ का देश है? तो यूरोप का देश है। दूसरा में कहता है कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को किसको दे दिया? बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। एक बूर्बो वंश का सम्राट था, सम्राट यानी कि राजा था, और बूर्बो वंश उसके वंश का नाम था, तो फर्डिनेंड को दे दिया। फर्डिनेंड नाम था उस जो इस वंश का था, ठीक है। तो किसको दिया? क्या दिया? तो सिसिली और नेपल्स को दिया। सिसिली और नेपल्स की एक प्रदेश था उसको दे दिया, इसको फर्डिनेंड को दे दिया। तीसरा है कि रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया। पोप मतलब जो है ना, वो जो पूजा करता था उसी को पोप कहते हैं, तो उसको सौंप दिया रोम और उसके आसपास के राज्य को, ठीक है। चौथा में लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? मेटरनिक था। तो लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता क्या है? वो स्वयं उस पर अधिकार किया। पांचवा में है कि परमा मोडेना और टस्कनी के प्रांत को हैब्स वर्ग राजवंश को दे दिया। हैब्स
हैब्स वर्ग का एक राजवंश का, जिसको दे दिया परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रदेश को, प्रांत को। सब ये सब कहाँ आता है? ये सब इटली के अंतर्गत आता है। इटली के अंतर्गत, इटली क्या है? इटली एक देश है, तो इटली के अंतर्गत ये सभी प्रदेश आता है, जो भी है राज्य है, ये सब इटली के अंतर्गत आता है। छठा में है कि जेनेवा पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जेनेवा को किस में सम्मिलित किया गया? पिडमाउंट में सम्मिलित कर दिया गया। सातवां में है कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, मतलब जर्मनी क्या था कि 39 भागों में तो बटा हुआ था, तो कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। जिस पर किसका अधिकार किया गया? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना ना जगे। तथा हर संभव क्या प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना ना जगे, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना जगेगा तो ये तो एकीकृत होगा, इसलिए राष्ट्रीयता की भावना ना जगे। 8वां में है कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुआ। पुरातन मतलब क्या? पहले कौन था? लुई 16वां जो राजा बना था, उसी के वंश का अगला बनेगा। उसी को क्या कहते हैं? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना, यानी कि जो पुराना वाला व्यवस्था था राजतंत्र, वही व्यवस्था स्थापना फिर हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब अगला जो है कि कौन कब राजा बना, कौन कब, इसको आपको लिखना नहीं है, बस याद रखना है कि कौन कब राजा बना। तो 1774 में लुई 16वां राजा बना। कब तक रहा? तो 1789 तक रहा। 1804 में नेपोलियन राजा बना। 1815 तक रहा, क्योंकि 1815 में तो इसका पतन हो गया। ठीक है, तो 1815 में एक और राजा बना, जो कि लुई 18वां, जो कि मेटरनिक ने बनाया। तो और वो कब तक रहा? 1824 तक रहा। उसके बाद है कि चौथा में है कि 1824 में जब ये वाला हटा, जब ये लुई 18वां हटा, तो 1824 से लेकर 1830 तक कौन रहा? तो चार्ल्स एक्स रहा। यहाँ पर एक्स होगा, एक्स एबीसीडी का जो एक्स होता है वो एक्स होगा, नहीं तो एक्स को आप दशम भी पढ़िएगा। ठीक है, तो चार्ल्स दशम या चार्ल्स एक्स, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, पांचवा में 1830 से 1848 तक कौन था? तो लुई फिलिप। 1830 में मतलब राजा बना और लुई फिलिप 1848 तक रहा। ठीक है, अगला टॉपिक है वो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अगला टॉपिक है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था कि फिर 1830 में हमने क्या कल बताया कि फ्रांस में कुल 3 क्रांति होता है। पहला क्रांति 1789 में, जो कि हमने कल चर्चा कर दिया था कि उसका क्रांति मतलब क्रांति कैसे, मतलब कारण क्या था, दूसरा की परिणाम भी बता देते। उसी टाइप से 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे ये जान लेंगे, फिर इसके बाद इसका परिणाम जान लेंगे कि जो क्रांति हुआ उसके बाद कौन कौन सा परिवर्तन हुआ, तो वही परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि 1830 की क्रांति किसके नेतृत्व में हो, मतलब उस समय कौन सा राजा था? तो चार्ल्स एक्स वहां का राजा था। फ्रांस का राजा कौन था? चार्ल्स एक्स था उस समय। तो सबसे पहला हो जाएगा कि चार्ल्स एक्स एक निरंकुश शासन था। निरंकुश जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जो अपने मर्जी से चलता हो, जिसको अपने मन में जो आता है वही काम करता है, अधिक रुपया का खर्च करता है, जो जहाँ का वो गद्दी सौंपा गया है उस गद्दी को वो अच्छा से नहीं संभाल पाता है, वही है। दूसरा है कि प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाना। ये जो चार्ल्स एक्स है ये प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी यानी कि जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है वही प्रतिक्रियावादी कहलाता है। तो पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाना, प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री। पोलिग्नेक क्या था? एक मतलब एक व्यक्ति था जो प्रतिक्रियावादी था, उसको प्रधानमंत्री किसने बनाया? चार्ल्स एक्स बनाया। तीसरा में है कि पोलिग्नेक द्वारा लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता को समाप्त। समान नागरिक संहिता कहने का अर्थ है कि सबको उस समय समान अधिकार था। कब? जब लुई 18वां राजा बना था उस समय सबको समान अधिकार संहिता था। उस समय क्या था? सबको समान अधिकार से देखा जाता था। लेकिन जब पोलिग्नेक आया, जब पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, चार्ल्स एक्स जब पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया तब क्या किया? लुई 18 क्या किया कि इस संहिता को ही समाप्त कर दिया। उसके बाद 4 में कि अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दिया। अभिजात मतलब होता है कि उच्च वर्ग को, अमीर वर्ग को विशेष अधिकार दिया। कौन? पोलिग्नेक दिया। 5वां में कि उदारवादी द्वारा पोलिग्नेक का विरोध किया गया। उदारवादी कौन थे? तो जो सबका भला चाहते थे, जो ये चाहते थे कि ये क्यों हटाया, ये पोलिग्नेक जो था ये क्यों हटाया इस समान नागरिक संहिता को। समान नागरिक संहिता कितना अच्छा था कि सबको उसमें समान अधिकार दिया जाता था। तो ये किसने विरोध किया था? उदारवादी लोगों ने विरोध किया, जिनके पास थोड़ा बुद्धि था उसने यह विरोध किया। विरोध किया किसको? तो पोलिग्नेक का विरोध किया, जो कि पोलिग्नेक ने तो हटाया था। छठा में है कि 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश कानून लागू किया। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश कानून लागू किया। क्यों लागू किया? क्योंकि उदारवादी लोगों ने इसका विरोध किया, फिर और लोगों ने विरोध करने लगा। तो उसके बाद क्या किया कि एक 4 अध्यादेश कानून लागू किया। चलिए अब जानते हैं 4 अध्यादेश कानून क्या लागू किया। 4 अध्यादेश कानून में पहला कानून का नाम है कि प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। प्रतिनिधि सभा यानी कि एक प्रतिनिधि सभा होता था जिसमें जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था, जो भी प्रॉब्लम था, तो उस सभा को भंग कर दिया, हटा ही दिया। दूसरा में कि समिति के बैठक के समय को कम कर दिया, मतलब साफा कम कर दिया। उसके बाद तीसरा में कि प्रेस और मीडिया पर, प्रेस यानी कि जो पेपर, जो कागज मतलब पेपर छपता है जिस पर सभी का क्या होता था कि बुराई सच्चाई जो भी होता है देश में वो सब उसमें देता है, तो प्रेस और मीडिया पर रोक लगा दिया गया जो उसका खोजबीन करता था। चौथा में कि उच्च लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और निम्न लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया।
ऊंच लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और निम्न लोगों को अधिकार नहीं दिया। उसके बाद है कि 28 जुलाई 1830 को, मतलब ये तो 4 अध्यादेश कानून लागू किया। उसके बाद क्या हुआ कि 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध क्या होता है? जो देश में लड़ाई होता है, जब देश के अंदर लड़ाई होता है तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो 28 जुलाई 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया फ्रांस में। ठीक है, तो चलिए अब इसका परिणाम जानते हैं। अब इसका परिणाम क्या निकला? 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम यह निकला कि एक में हुआ कि फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। फ्रांस में किसका अंत हो गया? बुर्बो वंश का अंत हो गया, यानी कि उसके बाद अंत ही हो गया, उसके बाद अब फिर कोई नहीं, फ्रांस में इसका अंत ही हो गया। उसके बाद दूसरा में कि चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहा? इंग्लैंड पलायन कर गया। इंग्लैंड क्या है? एक देश है, वहां पर पलायन कर गया चार्ल्स एक्स, जो 1830 में राजा था। उसके बाद 3 में है कि आर्लियंस वंश के लुई फिलिप का शासक बनना, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना। तीसरा में क्या कर रहा है? आर्लियंस वंश, मतलब उसके बाद एक दूसरे वंश की स्थापना किया गया, जिसमें इसको बनाया गया वहां का राजा, तो लुई फिलिप वहां का राजा बना, जो कि किस वंश का था? तो आर्लियंस वंश का था। तो का शासक बनना, का क्या शासक बनना, इसको मतलब वहां का शासक बनाया गया लुई फिलिप को। कहाँ का? फ्रांस का। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। उदारवादी कहने का अर्थ है जो समाज के लिए अच्छे सोचते हैं उसी को उदारवादी कहते हैं। संवैधानिक यानी कि संविधान के अनुसार राजतंत्र की स्थापना हुआ, संविधान के अनुसार राजतंत्र की स्थापना हुआ। मतलब ये भी अच्छा नहीं था, ये जो लुई फिलिप था ना, ये भी अच्छा नहीं था, ये भी वैसा ही था, क्या था, अपने मन के अनुसार सब करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस में कुल कितनी क्रांति होता है? तो फ्रांस में कुल 3 क्रांति होता है। पहले क्रांति 1789 में हुआ था, दूसरा क्रांति 1830 में हुआ था, जो कि हम लोगों ने देख लिया। तीसरा क्रांति 1848 में हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से मतलब 3 क्रांति हुआ था। तो पहला 1789, दूसरा 1830, तीसरा 1848। तो चलिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे जानते हैं। तो एक में है कि लुई फिलिप की कमजोर नीति। तो लुई फिलिप की क्या था? तो कमजोर नीति। लुई फिलिप को जो गद्दी सौंपा गया था उसको अच्छे से नहीं चला पा रहा था। ये जो नीति बना रहा था वो सब कमजोर नीति बना रहा था, जो कभी चल ही ना सके, कोई भी तोड़ सके। दूसरा है कि लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। लुई फिलिप भी क्या बनाया? प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री। यह किसको प्रधानमंत्री बनाया? तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। तीसरा में कि वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। वैधानिक कहने का अर्थ है कानून से संबंधित, और संवैधानिक कहने का अर्थ है संविधान से, और आर्थिक कहने का अर्थ है रुपया पैसा। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। ये सब जो है ना, वैधानिक मतलब कानून, और संवैधानिक मतलब संविधान, और आर्थिक मतलब रुपया पैसा, ऐसा किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, ये किसका उद्देश्य था? तो ये यहाँ पर गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, इसी का उद्देश्य था। चौथा में कि पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, मतलब पूंजी में क्या होता है? रुपया। जिसके पास रुपया है, जो अमीर है, उन लोगों को साथ रखना। पांचवा में कि असफल विदेश नीति। असफल विदेश नीति यानी कि उसका जो विदेश नीति, विदेश से जो कोई भी सामान मंगवाया जाता है उसमें भी उसका भी नीति वो अलग था। ठीक है, मतलब अलग नहीं, मतलब वो उसका भी नीति असफल था, अच्छा वो नीति नहीं था। छठा में कि बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना। उसको जो राज्य सौंपा गया था वहां पर बेरोजगारी अधिक था, भुखमरी अधिक था। ठीक है, और उसके बाद ये नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे 22 फरवरी 1848 को पेरिस के थीतस के नेतृत्व में भोज किया गया, जिसमें थीतस के किसके नेतृत्व में? थीतस के नेतृत्व में, जो कि 24 फरवरी 1847 को जनता ने वहां पर क्रांति कर दिया। जनता ने वहां पर क्या किया? क्रांति कर दिया। चलिए अब इसके परिणाम के बारे में जान लेते हैं। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम तो एक में है कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, मतलब जो पुराना व्यवस्था था, जो राजतंत्र का व्यवस्था था, वो अंत हो गया। और दूसरा है कि द्वितीय गणराज्यों की स्थापना हुआ, यानी कि प्रथम गणराज्य की स्थापना 1789 में हुआ था। गणराज्य मतलब होता है कि जो जनता के हाथ में शक्ति हो। तो प्रथम तो 1789 में हुआ था, क्योंकि उसके बाद कौन सा राजा बना था? उसके बाद नेपोलियन बनता। नेपोलियन तो एक अच्छा राजा था। तो द्वितीय गणराज्य की स्थापना दोबारा में हुआ फिर 1848 के बाद। ठीक है, तो तीसरा में है कि लुई नेपोलियन III के फ्रांस का सम्राट बनना, मतलब वो नेपोलियन दूसरा था, लेकिन इसमें है देखिए लुई नेपोलियन III, और ये इसको फ्रांस का राजा बनाया गया कब? 1848 में। पांचवा में है कि 21 वर्ष के ऊपर ये नहीं, चौथा में है कि नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा किया। गणतंत्र मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों के हाथ में शक्ति हो, तो उसी को गणतंत्र कहते हैं। तो नेशनल असेंबली मतलब होता है कि जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से वहां पर एक नेशनल असेंबली था जहां पर गणतंत्र की घोषणा किया गया।
उसके बाद पांचवा है कि 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार और काम का अधिकार दिया गया। 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क मतलब होता है 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष भी बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर वाले सभी पुरुषों को क्या है, मतलब मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया और काम का भी अधिकार दिया गया। ठीक है। पांचवा है कि लुई नेपोलियन के फ्रांस का सम्राट बनना, लुई नेपोलियन के फ्रांस का क्या बनना, सम्राट बनना। और छठा में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार होगा। इसके कारण क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, देश के प्रति प्रेम, एकता का भाव जगना, एक झंडा होना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ इसके कारण। ठीक है। तो आज के लिए इतना है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। और यदि डाउट हो तो अवश्य कमेंट करिए, बिना कमेंट के हम नहीं जान सकते हैं आपके डाउट क्या है, इसलिए डाउट अपना कमेंट जरूर कीजिए।